विषय इतिहास। आज हम इटली के एकीकरण में पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से नोवारा नामक स्थान पर जो है एल्बर्ट बुरी तरह पराजित हुआ और उस कारण से उसने जो है वो सिंहासन त्याग दिया। उसके पुत्र विक्टर इमैनुएल सेकंड जो है वो सार्डिनिया का शासक बना। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया जो है वो पुनः अपनी इटली के ऊपर जो है उसका आधिपत्य ज्यों का त्यों बना रहा और इटली की एकीकरण में जो भी देशभक्त थे, मेज़नी है, गैरिबैल्डी है, उन सबको रोम या इटली छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी समय जो है वो पिडमोंट और रोम को छोड़कर पूरे इटली पर ऑस्ट्रिया का पुनः जो है वो आधिपत्य स्थापित हो गया। इधर सार्डिनिया में जो उदार संविधान दिया था उसके कारण जो है वो एल्बर्ट बहुत पॉपुलर था और उसके बाद विक्टर इमैनुएल सेकंड ने भी जो है वो कई सारे सुधार किए। लेकिन जो समझौता ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था विक्टर इमैनुएल का, जो अगस्त 1849 में सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, उसको जो है वो वहां की संसद ने उसे अस्वीकार कर लिया। इससे जो है वो विक्टर इमैनुएल के पास कोई चारा नहीं था और उसने उस संसद को भंग कर दिया। विक्टर इमैनुएल का ये मानना था कि वो मध्य मार्ग अपनाकर जो है उस अपने नेतृत्व में या सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण कर पाएगा और इसी उद्देश्य से जो है वो उसने ऑस्ट्रिया में सुधार जो है वो लागू किए। उसकी इस उदार नीति के कारण जो है वो बहुत लोकप्रिय हुआ और विक्टर इमैनुएल सेकंड को लोग ईमानदार राजा कहने लगे और जो शेष इटली के राज्य थे वो सार्डिनिया को एक नेतृत्व प्रदान करने वाले शासक की दृष्टि से जो है वो देखने लगे और धीरे धीरे कर सार्डिनिया जो है वो एक तरह से भी कह सकते हैं कि वो जितने भी राष्ट्रभक्त थे उनको जो है वो अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और सौभाग्य से विक्टर इमैनुएल को इस समय कैवूर जैसा एक योग्य जो है वो राजनीतिज्ञ प्राप्त हुआ। इटली का अगर श्रेय, एकीकरण का श्रेय किसी को जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो काउंट कैवूर का माना जाता है। काउंट कैवूर एक कुशल राजनीतिज्ञ था और उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसने कुछ समय के लिए जो है वो सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी और इंजीनियर के रूप में उसने सेना में जो है वो कार्य भी किया, लेकिन अपने उदार विचारों के कारण जो है उसने सेना जो है उसको छोड़नी पड़ी। उसके बाद 15 वर्षों तक लगभग उसने जो है वो अपनी जमींदारी संभाली और धीरे धीरे कर जो है वो सुधार की जो है उसने समाचार पत्र निकाले, उसमें जो है उसने अपने सुधार की बातें की और उसके बाद जो है वो उसने संसद का जो है वो इलेक्शन लड़ा और हर बार वो संसद का सदस्य जो है वो चुना गया और उसको वित्त और उद्योग मंत्री भी नियुक्त किया। बाद में विक्टर इमैनुएल ने इसका जब कैवूर के विचार और उसकी क्षमता देखी तो उन्होंने जो है इसे प्रभावित होकर उसको जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कैवूर के प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही जो है वो परिस्थिति के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आ गया, क्योंकि कैवूर जो है वो एक कुशल राजनीतिज्ञ था और वो पिडमोंट को एक ऐसा राज्य बनाना चाहता था जो कि इटली के दूसरे राज्यों का नेतृत्व कर सके। कैवूर का सपना था इटली का एकीकरण करना और वो चाहता था कि वो एकीकरण पिडमोंट के सार्डिनिया के नेतृत्व में वो संभव हो। तो इसलिए जो है वो उसने
अपने उसके अंदर जो है वो सुधार करने की कोशिश की। कैवूर राजनीतिक विचारों से एक व्यवहारिक व्यक्ति था। मैजिनी और गैरिबाल्डी जो है वो आइडियलिस्ट थे, कल्पनाशील थे, और कैवूर जो है वो धरातल पर स्थिति जानता था और उसको जो है सुधारना चाहता था। उसको मालूम था कि तलवार के दम पर, विद्रोह के दम पर एकीकरण संभव नहीं है। उसको ये मालूम था कैवूर को कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। और जैसे कि गैरिबाल्डी और मैजिनी जो है वो सोचते थे कि वो सिर्फ बिना किसी बाहरी सहायता के अपने दम पर जो है वो कर लेंगे, ऑस्ट्रिया का सामना कर लेंगे। कैवूर को पता था कि प्रैक्टिकली जो है वो धरातल पर ये बहुत कठिन काम था। तो इसलिए जो है उसका उद्देश्य, प्रारंभ में कैवूर का उद्देश्य ये था कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किया जाए जिससे कि एकीकरण संभव हो, और दूसरा ऑस्ट्रिया को बाहर करने के लिए किसी यूरोप के राष्ट्र की सहायता लेनी आवश्यक है। ये चीजें जो है, ये दो बातें कैवूर को स्पष्ट थी कि ऑस्ट्रिया को इटली से निकालना और वो काम जो है वो बिना किसी मित्र राष्ट्र की सहायता के संभव नहीं है। तो उसने जो है, अब काम बहुत कठिन था क्योंकि इटली टुकड़ों में बटा हुआ था और ऑस्ट्रिया का इतना ज्यादा इटली पर प्रभाव था कि इटली की समस्या जो है वो बाहर आती नहीं थी। यूरोप के देशों को इटली के बारे में पता ही नहीं था। तो उस समस्या को यूरोप के पटल पर लाना और दूसरे राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करना ये कठिन काम था। पर कैवूर ने जो है वो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि कठोरता से और जो है वो बहुत ही संयम से इस कार्य को करना प्रारंभ किया। उससे पहले कैवूर ने सार्डिनिया को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित किया। उसने उसकी जो आंतरिक नीति थी, उसने जो है दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संधियां की, जिससे कि जो इटली के अंदर जो है सार्डिनिया के अंदर जो है वो व्यापारिक संधियों से सामान आ सके, लोगों को सुविधा से सारी वस्तुएं मिले। उसने रेल रोड जो है और नहरों का विकास किया जिससे कि आदान प्रदान व्यापार जो है वो आसानी से हो सके। उसने कृषि के लिए प्रबंध किए, बंजर भूमि को उसने खेती योग्य बनाया, बंजर भूमि थी उसको उसने खेती योग्य बनाया, और उसने वित्त विभाग में भी जो है वो सुधार किए। राज्य की आय बढ़ाने के लिए उसने जो है वो कुछ वस्तुओं पर कर लगाए, सेना को संगठित किया, जो सीमाएं थी उसकी किलेबंदी की ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। शिक्षा की उन्नति के लिए भी उसने जो है वो कई कदम उठाए। जो चर्च की जमीन थी उसको, उस पे भी उसने जो है वो कर लगाया। तो इस कई जो है उसके कदम उठाए, जिससे ये हुआ कि सार्डिनिया जो है वो एक समृद्ध और एक सशक्त जो है वो राज्य बन गया, और ऐसी स्थिति में ही जो है वो इटली को नेतृत्व प्रदान कर सकता था। अब इस सुधारों के बाद कैवूर ने जो है वो ऑस्ट्रिया के नेतृत्व को कम करने के प्रयास किए, और उसने सबसे पहले उसने जो है कोशिश की कि यूरोप के राष्ट्रों की जो है वो उसको मदद मिल सके। तो पहला उसका उद्देश्य था कि इटली की समस्या को यूरोप के राष्ट्रों के उसमें आए। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि जो फ्रांस और इंग्लैंड की जो पत्र पत्रिकाएं थी उसमें लेख, जो इटली के राजभक्त थे उसके लेख छपवाए कि इटली की समस्या क्या है, इटली को किस तरीके से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व है, और ये सारी जो है वो लेख लिखवाए जिससे कि पब्लिसिटी हो सके। दूसरा, ऑस्ट्रिया ने जो है वो लोम्बार्डी और वेनेशिया में जो क्रांतिकारी थे उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश निकाले। तो कैवूर ने जो है वो इसका विरोध किया
और इस संपत्ति जब्त को रोकने का प्रयास किया। हालांकि कैवूर को इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन उसको किस चीज में सफलता मिली कि एक तो पब्लिसिटी प्राप्त हो गई, दूसरा देशभक्तों को जो है वो सार्डिनिया के नेतृत्व पे विश्वास हो गया। फिर जो वास्तव में जो मौका जिसका इंतजार कैवूर कर रहा था वो क्रीमिया के युद्ध में उसे प्राप्त हुआ। क्रीमिया के युद्ध में रूस के विरुद्ध टर्की, और टर्की का समर्थन किया इंग्लैंड और फ्रांस ने। तो अब यहाँ किसी ने सार्डिनिया से सैनिक सहायता नहीं मांगी, लेकिन कैवूर ने बिना मांगे लगभग 18,000 सैनिक जो हैं वो इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता के लिए भेजे। इससे ये हुआ, अब इससे हालांकि इसका जो है स्वागत इटली में नहीं हुआ, लेकिन कैवूर जो है कुशल कूटनीतिज्ञ था, उसको ये मालूम था कि अगर उसको यूरोप में या इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करनी है और अपना स्थान यूरोप के राष्ट्रों में बनाना है, तो उसको जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के लिए अपना समर्थन बताना पड़ेगा। और इस क्रीमिया युद्ध में उसने ऐसे ही किया। तो इससे जब युद्ध, इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद जो क्रीमिया के युद्ध के बाद जो पेरिस में सम्मेलन हुआ यूरोप के देशों का, उसमें जो है वो इंग्लैंड ने सार्डिनिया को जो है वो निमंत्रण दिया। कैवूर जो है वो इस महाशक्तियों के सम्मेलन में गया। ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी जो है वो इंग्लैंड ने इसको बुलाया। वहां कैवूर ने जो है जबरदस्त ऑस्ट्रिया का विरोध किया और इटली की स्थिति का जो है वो वर्णन किया। इससे ये हुआ कि इटली जो है, इटली का प्रश्न जो है वो यूरोप का प्रश्न बना। दूसरे राज्यों का जो है वो ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। इस जो है सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रिया की स्थिति को आघात लगा और उसने जो है इटली के अंदर थोड़ी अपनी जो है प्रतिक्रियावादी नीति को कम कर और समझौतावादी नीति अपनाई, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम लिया वो कैवूर ने फ्रांस के साथ समर्थन प्राप्त करने का। फ्रांस का जो शासक था वो प्लॉम्बर्स में नेपोलियन थर्ड, फ्रांस का उस समय नेपोलियन थर्ड शासक था, वो प्लॉम्बियर्स में छुट्टियां मनाने आए। प्लॉम्बियर जो है फ्रांस और इटली, फ्रांस के बॉर्डर पर एक छोटा सा स्थान है। तो जब नेपोलियन थर्ड वहां आया तो ये कैवूर जो है वो बिना बुलाए, उसको कैवूर को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन उसने जो है ना कैवूर को बुलाया और जो है वो कैवूर बिना बुलाए नेपोलियन थर्ड से मिलने चला गया। वहां बातचीत की और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ फ्रांस और सार्डिनिया के बीच में, जिसको कि 27 जुलाई 1858 को समझौता हुआ, जिसको कि प्लम्बियर्स का समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मुख्य बातें थी उसमें यह था कि अगर सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है तो फ्रांस जो है वो सार्डिनिया को सैनिक सहायता देगा। तो इसमें क्लियरली ये एक कूटनीति का विजय थी कैवूर की, कि उसने जो है फ्रांस का उसको समर्थन मिला और इसके बदले में जो है वो कैवूर सिवाय और नीस का राज्य जो है वो उसको देगा, मतलब सेवॉय और नीस वो फ्रांस को देगा। दूसरी बात ये थी कि अगर ऑस्ट्रिया निकल जाता है तो लोम्बार्डी का क्षेत्र जो है वो वेनेशिया को नहीं, लोम्बार्डी का क्षेत्र जो है सार्डिनिया को, लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है वो सार्डिनिया को दे दिया जाएगा। तो अब सार्डिनिया के पास क्या आ जाएगा, लोम्बार्डी और वेनेशिया, और अम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर एक राज्य बनाया जाएगा और उसमें नेपोलियन के भाई को वहां का शासक बना दिया जाएगा। नेपल्स और सिसिली और जो है उसको पूर्व की तरह ही रखा जाएगा। और तीसरी जो शर्त थी वो ये थी कि विक्टर इमैनुअल
की पुत्री का विवाह जेरोम बोनापार्ट से कर दिया जाएगा। जेरोम बोनापार्ट जो कि विक्टर एमानुएल का नेपोलियन थर्ड फ्रांस के शासक का भाई था। अब ये संधि जो है वो उसमें हालांकि सार्डिनिया को भी फ्रांस को बहुत कुछ देने की बात कही गई थी, पर इसमें महत्वपूर्ण जो चीज कैवूर ने प्राप्त की थी वो था फ्रांस का समर्थन। अब कैवूर चाहता था कि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो, लेकिन एग्रेसर के रूप में ऑस्ट्रिया रहे। वो ये नहीं चाहता कि उस पर यह आरोप लगे कि युद्ध जो है सार्डिनिया ने शुरू किया है। तो वो ऐसी परिस्थिति चाहता था जिसमें कि ये प्रकट हो जाए कि ऑस्ट्रिया ने युद्ध प्रारंभ किया और सार्डिनिया ने अपनी जो है वो बचाव के लिए युद्ध में उसने जो है वो युद्ध में आया। ऐसा तब हुआ जबकि जो है कैवूर ने लौटते ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और इसमें जो है वो वहां के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की कटु आलोचना होने लगी। अब ऑस्ट्रिया ने जो है अल्टीमेटम दिया सार्डिनिया को कि अगर सार्डिनिया ने ये कहा कि वो, हालांकि कैवूर ने जो है वो सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में जो है वो विद्रोह भड़काने का काम किया, लेकिन ऑस्ट्रिया ने जो है वो इसको वार्निंग दी या चेतावनी दी सार्डिनिया को कि वो निशस्त्र अपनी सेना को निशस्त्र करे। कैवूर ने जो है वो ऐसा नहीं करना चाहता था और वो शांति से बैठा रहा, लेकिन ऑस्ट्रिया ने अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन के अंदर, और ऑस्ट्रिया ने ये अल्टीमेटम जो है 23 अप्रैल 1859 को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन के अंदर सार्डिनिया उसकी बात नहीं मानता है तो ऑस्ट्रिया जो है वो युद्ध करने के लिए जो है वो मजबूर होगा। सार्डिनिया ने उसकी बात नहीं मानी और वही हुआ कि ऑस्ट्रिया ने जो है वो सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। अब इस युद्ध में विक्टर एमानुएल ने जो है नेपोलियन तृतीय ने साथ दिया, मतलब विक्टर एमानुएल और नेपोलियन तृतीय की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया और 14 जून को और 24 जून को ऑस्ट्रिया जो है वो बुरी तरह से पराजित हुआ। और इस पराजय के बाद जो है वो ऑस्ट्रिया और इनमें संधि जो है हुई। अब इस पराजय के बाद एक्चुअली में क्या हुआ कि फ्रांस ने या नेपोलियन थर्ड ने जो है वो बिना बताए सार्डिनिया के युद्ध से हट गया। उसके कई कारण थे। एक तो फ्रांस नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पे कोई शक्तिशाली राज्य हो, तो वो उसने सार्डिनिया को मदद करने की बात कही, लेकिन वो कतई नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण होकर वो सशक्त राज्य बने। और दूसरा उसका जो है वो इस युद्ध में खर्चा हो रहा था, तो वो जो है वो इस खर्चे को बढ़ाना नहीं चाह रहा था। तो इन दोनों कारणों से जो है वो उसने अपनी सेना जो है वो वापस जो है बुला ली। अब विक्टर एमानुएल के पास जो है वो चारा नहीं थे, क्योंकि वो अकेले ऑस्ट्रिया का सामना नहीं कर सकता। इस कारण से दोनों में जो है वो विला फ्रैंका की संधि हो गई, क्योंकि नेपोलियन थर्ड को ये भी डर था कि अगर वो ज्यादा इस तरफ इटली की सहायता में युद्ध में लगा रहा तो प्रशा जो है वो उसको उस सीमा से अटैक कर सकता था, आक्रमण कर सकता था। विला फ्रैंका नामक स्थान पर 11 जुलाई 1859 को जो है वो संधि हो गई, जिसमें कि लोम्बार्डी का प्रांत जो है वो फ्रांस को दिया गया और वो फ्रांस ने वो भाग जो है वो सार्डिनिया को दे दिया। और वेनेशिया पर जो है वो ऑस्ट्रिया का पूर्ववत जो है वो अधिकार बना रहा और परना मोडेना टस्कनी में वहां के शासक जो है वो पूर्ववत बने रहे। इस संधि को बाद में जो है वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर विक्टर एमानुएल ने 10 मार्च 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए और ज्यूरिख की संधि से विला फ्रैंका की संधि पर जो है वो पुष्टि हो गई। तो अब इसमें क्या प्राप्त हुआ, ये इटली का एकीकरण का प्रथम चरण जो है समाप्त हुआ, जिसमें कि लोम्बार्डी को सार्डिनिया में मिला दिया गया। धन्यवाद।